आज हम लेंगे पुष्यमित्र सुंग, जिनका कार्यकाल था 185 से लेकर 148 ईसा पूर्व। प्राचीन भारतीय शासकों में पुष्यमित्र शुंग एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उसने उत्तर मौर्यकालीन शासकों के समय में गिरती हुई राजसत्ता के गढ़ को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। पुष्यमित्र को सभी साक्ष्यों में सेनानी अथवा सेनापति की उपाधि दी गई है। पुष्यमित्र के आरंभिक जीवन के विषय में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। वह अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था। प्रोफेसर बीपी सिन्हा के अनुसार शासक बनने से पूर्व सेनापति के रूप में पुष्यमित्र ने यवनों से संघर्ष किया था। पुष्यमित्र का कार्यकाल 185 से 184 ईसा पूर्व से लेकर 148 ईसा पूर्व तक माना जाता है, क्योंकि अंतिम मौर्य शासक का वध करके वह 184 ईसा पूर्व में शासक बना तथा पुराणों के अनुसार उसने 36 वर्ष तक शासन किया। सामान्यतः यह तिथि स्वीकृत है। मौर्य सत्ता पर दृढ़तापूर्वक पैर जमाने के पश्चात पुष्यमित्र ने, जो अयोध्या अभिलेख के अनुसार सेनापति के नाम से भी विख्यात था, मौर्य साम्राज्य के बिखराव को रोकने का प्रयास किया। पुष्यमित्र शुंग ने रक्त से अपना राज्य आरंभ किया था तथा रक्त से ही उसे कायम रखा। पुष्यमित्र का अपनी सेना से अंत तक संपन्न बना रहा। किसी भी नए शासक के लिए साम्राज्य के विभिन्न भागों को नियंत्रित करना बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। पुष्यमित्र राजधानी पाटलिपुत्र पर अधिकार कायम करते ही इस दिशा में प्रयत्नशील हो गया। कौशल, वत्स और अवंती पर उसने पुनः पकड़ मजबूत की। विदिशा में अग्निमित्र को उपराजा के रूप में नियुक्त किया। अयोध्या अभिलेख से विदित होता है कि राजा का एक प्रतिनिधि कौशल में भी नियुक्त किया गया। इस प्रकार साम्राज्य के विभिन्न भागों पर अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त कर पुष्यमित्र ने केंद्रीय नियंत्रण स्थापित किया। पुष्यमित्र शुंग के राज्य की प्रमुख घटनाओं में से केवल विदर्भ के विरुद्ध लड़ा गया युद्ध है। मालविकाग्निमित्र नाटक में इस युद्ध के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। इस नाटक के अनुसार विदर्भ में हाल ही में एक नया राज्य स्थापित हुआ, जिसका राजा यज्ञसेन था। कहा जाता है कि यज्ञसेन का चचेरा भाई माधवसेन सिंहासन का वास्तविक दावेदार था, लेकिन यज्ञसेन ने उसे गद्दी छीन ली। यज्ञसेन का एक संबंधी मौर्य दरबार में मंत्री था। यज्ञसेन के शासक बनते ही पुष्यमित्र ने उसे बंदी बना लिया। माधवसेन पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र का मित्र था। जब माधवसेन ने अग्निमित्र से मिलने विदिशा की तरफ जा रहा था, तब यज्ञसेन के एक सैनिक ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अग्निमित्र यह बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने माधवसेन को रिहा करने की मांग की, परंतु उसके बदले यज्ञसेन ने शुंगों की कैद में पड़े अपने साले को छोड़ने की मांग रखी। अग्निमित्र ने इसके उत्तर में अपने सेनापति वीरसेन को विदर्भ पर आक्रमण करने का आदेश दिया। युद्ध में यज्ञसेन पराजित हुआ। माधवसेन को रिहा कर दिया गया। बाद में समझौता हो गया तथा विदर्भ का राजा माधवसेन तथा यज्ञसेन में विभक्त हो गया। दोनों राज्यों की सीमा वर्धा नदी निश्चित की गई। दोनों शासकों ने पुष्यमित्र को अपना अधिपति स्वीकार कर लिया। इस युद्ध से शुंगों का प्रभाव नर्मदा नदी के दक्षिण तक विस्तृत हो गया। पुष्यमित्र के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है भारत पर यवनों का आक्रमण और पुष्यमित्र शुंग के साथ उनका युद्ध। अशोक के परवर्ती मौर्य राजाओं के काल में मौर्य साम्राज्य के दुर्बल हो जाने से पश्चिमोत्तर से यूनानी आक्रमणों का खतरा उत्पन्न हो गया था। पुष्यमित्र शुंग के काल में हुए यवन आक्रमण की जानकारी गार्गी संहिता, पतंजलि के महाभाष्य एवं कालिदास के मालविकाग्निमित्र से मिलती है। यह जान पड़ता है कि यवन आक्रांता भारतीय क्षेत्र में सफलतापूर्वक काफ़ी अंदर तक पाटलिपुत्र के निकट तक आ पहुँचे थे। गार्गी संहिता का स्पष्ट कथन है कि दुष्ट विक्रांत यवन साकेत, पंचाल एवं मथुरा को जीतकर कुसुम ध्वज तक पहुँच जाएंगे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और उन्होंने अपने
महाभाष्य में अद्यतन लंकार के प्रयोग को समझाने के संदर्भ में लिखा है। अरुणतद यवनः साकेतम अरुणतद यवनो मध्यमिकाम, अर्थात यवनों ने साकेत को घेर लिया तथा यवनों ने मध्यमिका को घेर लिया। मध्यमिका यहाँ नगरी और चित्तौड़गढ़ से संकेतित है। इससे स्पष्ट है कि पतंजलि अपने ताजा स्मृतिकाल में यवन आक्रमण का उल्लेख कर रहे हैं। मालविकाग्निमित्र के अनुसार जब वसुमित्र अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की रक्षा के लिए घूम रहा था, तभी सिंधु नदी के किनारे यवनों ने उसे पकड़ लिया। फलतः युद्ध अनिवार्य हो गया। वसुमित्र ने यवनों को परास्त कर यज्ञ का अश्व वापस लिया। यवन आक्रमण संभवतः डेमेट्रियोस के नेतृत्व में हुआ था। यद्यपि कुछ विद्वान मानते हैं कि यवनों का नेता मेनेंडर था या मिलिंद था। यवनों पर विजय पुष्यमित्र शुंग की एक महान उपलब्धि थी। पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ का संपादन एक ऐसा ऐतिहासिक तथ्य है जिसका उल्लेख किया जाना समीचीन लगता है। इस तथ्य की सूचना हमें पतंजलि के महाभाष्य, हरिवंश पुराण, धनदेव के अयोध्या अभिलेख आदि से मिलती है। महाभाष्य से पता चलता है कि पुष्यमित्र के अश्वमेध यज्ञ में स्वयं पतंजलि ने ऋग्वेद का कार्य किया था। महाभाष्य में उनका कथन है, यहाँ हम पुष्यमित्र का यज्ञ कराते हैं। अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा एक नहीं 2 अश्वमेध यज्ञों के संपादन का उल्लेख है। कालिदास रचित मालविकाग्निमित्र में पुष्यमित्र द्वारा अश्वमेध का घोड़ा छोड़ने का उल्लेख है, जिसकी रक्षा का भार पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र पर था। ऐसा प्रतीत होता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। पहला यज्ञ राज्याभिषेक के पश्चात एवं दूसरा संभवतः यवनों को पराजित करने के बाद। पुष्यमित्र ने विकटित साम्राज्य के एक बड़े भूभाग को पुनः एकता की डोर में बांधा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। अयोध्या अभिलेख में उसे कोसलाधिपति कहा गया है। दिव्यावदान तथा तारानाथ के विवरण से जालंधर तथा सियालकोट पर उसका अधिकार सिद्ध होता है। मालविकाग्निमित्र में पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र को विदिशा का प्रांतीय शासक बताया गया है। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि पुष्यमित्र का साम्राज्य पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सियालकोट तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विदर्भ तक विस्तृत था। बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म का विरोधी और बौद्ध धर्म के अनुयायियों का उत्पीड़न करने वाला बताया गया है। दिव्यावदान के अनुसार उसने बौद्ध विहारों को नष्ट करवाया और भिक्षुओं की हत्या करवाई। कहा जाता है कि पुष्यमित्र ने यह घोषणा करवाई थी कि प्रत्येक बौद्ध सिर के बदले में वह 100 स्वर्ण मुद्राएं देगा। साकल का प्रसिद्ध बौद्ध विहार उसके आज्ञा से नष्ट कर दिया गया। तारानाथ ने भी कहा है कि पुष्यमित्र ने बौद्धों पर अत्याचार किए तथा उनके मठों को नष्ट करवा दिया। इस आधार पर रैप्सन तथा N. घोष पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म का उत्पीड़क मानते हैं, परंतु पुरातात्विक साक्ष्य कुछ और ही सिद्ध करते हैं। विदिशा के पास भरोत तथा सांची के स्तूप और वेदिकाओं के रूप में प्राप्त बौद्ध स्मारक शुंग काल के हैं। अतः शुंगों पर धार्मिक कट्टरपन का आरोप लगाना उचित नहीं है। संभवतः यह हो सकता है कि बौद्धों के प्रति पुष्यमित्र के विरोध का कारण राजनीतिक रहा हो। वह स्वयं ब्राह्मण था, जबकि मौर्य शासकों का झुकाव बौद्धों की तरफ था। उसके शासक बनने पर पश्चिमोत्तर के बौद्धों ने संभवतः चिढ़कर यूनानियों को सहयोग दिया।
इसी कारण उनको दंडित करने के लिए उसने वहाँ उनका दमन किया। अब यदि इस विरोध का कारण धार्मिक होता तो वह अपने गृह राज्य के पास के बौद्ध केंद्रों को पहले ही नष्ट करता, परंतु ऐसा नहीं है। पुष्यमित्र शुंग एक विजेता होने के साथ साथ एक कुशल प्रशासक भी था। वायु पुराण के अनुसार पुष्यमित्र ने अपना राज्य अपने 8 पुत्रों में विभक्त कर दिया, जो राज्य के विभिन्न भागों पर सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे। यद्यपि शुंगकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है, तथापि पतंजलि तथा कालिदास की रचनाओं से प्रशासन के एक महत्वपूर्ण संयंत्र परिषद या मंत्री परिषद के विषय में जानकारी मिलती है। राजा के युवराज की भी परिषद थी, जो आवश्यक विषयों पर मंत्रणा देती थी। कालिदास ने विदिशा में युवराज अग्निमित्र तथा पतंजलि ने पुष्यमित्र की परिषद का उल्लेख किया है। संभव है कि पुष्यमित्र ने मोटे तौर पर मौर्य प्रशासनिक संरचना को ही बनाए रखा। सेना के संगठन पर विशेष ध्यान दिया गया होगा, क्योंकि हिंदू यूनानियों का दबाव पश्चिमोत्तर सीमा पर बढ़ता जा रहा था। पुष्यमित्र ने शासक बनने के बाद भी कोई विशिष्ट राज पदवी धारण नहीं की। उसकी उपाधि सेनानी या सेनापति ही बनी रही। ये था पुष्यमित्र शुंग। धन्यवाद।